अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिजाज का काफिला सीरीज़ की 20वीं किस्त में खुश आमदीद। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सच्चाई नेटवर्क सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज़ की पिछली इकसात ज़रूर देखें। कसकर के मैदान में फारसियों की शिकस्त के 3 दिन बाद अहले मदाइन दम बखुद होकर ये खबर सुन रहे थे कि मुसलमान नरसी की तरह जालिनूस को भी शिकस्त दे चुके हैं और वो बकिया लश्कर के साथ वापस मदाइन का रुख कर चुका था। जालिनूस सल्तनत फारस का अहम और नाकाबिले शिकस्त सालार था और इसकी मुसलमानों के हाथों शिकस्त ने अहले फारस को दहशत ज़दा कर दिया। दूसरी तरफ मलका फारस पुरान दख्त के दरबार में रुस्तम की आवाज़ गूंज रही थी। जालिनूस कहाँ है? इसने गरजती हुई आवाज़ में पूछा। क्या वो मारा गया? कुछ मालूम नहीं, दूसरे सालार ने कहा। जालिनूस का परचम गायब हो गया और परचम के गिरते ही ईरानी फौज फरार हो गई। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जालिनूस मारा जा चुका है, रुस्तम ने गरज कर कहा। अगर वो जिंदा है तो मैं इसे मार डालूंगा। फिर इसने अहले दरबार की तरफ देखा और कहा, हम शिकस्त खा चुके हैं। दुश्मन की ताकत के मुतल्लिक हमारे अंदाजे बहुत गलत थे। मुसलमानों ने हेरा शहर एक मंसूबे के तहत खाली किया था। उन्होंने दोबारा हेरा पर कब्जा कर लिया है और अब वो दरियाए फिरात से आगे हमारे जरखेज इलाकों के लिए खतरा बन चुके हैं। वो कबाइल जो चंद हफ्ते कबल हमारा साथ देने पर आमादा थे अब दोबारा इनकी तरफ देख रहे हैं। आज से 2 बरस कबल कोई ईरानी ये सोच भी नहीं सकता था कि बहरीन का एक गुमनाम आदमी हम पर हमला कर देगा। ये जंग जो इब्तदा में हमारे लिए एक मजाक थी अब एक अजीम मसला बन चुकी है। हमें इस दुश्मन को हकीर नहीं समझना चाहिए जो शाम में रूमियों के परचम सुरनगू कर चुका है। हमारे तमाम तजर्बाकार सलार इनके हाथों शिकस्त खा चुके हैं। हुरमुज, मर्दान शाह, जाबान, नरसी और अब जालिनूस भी मुसलमानों के सामने नहीं ठहर सका। इन सालारों की सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन्होंने सिर्फ मदाफियाना जंग लड़ने पर इक्तफा किया और वो इस खुशफहमी में मुब्तला रहे कि चंद मार्कों के बाद ईरान के जंगी वसाइल की बर्तरी का एहसास अरबों को पसपा होने पर मजबूर कर देगा। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि अरबों के दिलों से फारस की हैबत का रोब उठ गया। अब ये हाल है कि ईरान की 1000 साला सितवत खाक में मिल चुकी है। हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि हम अरबों को ईरान की सरजमीन से बाहर निकाल फेंकें और ये फ़र्ज़ मैं पूरा करूँगा। मैं सल्तनत के तमाम ओहदेदारों और तमाम कबाइल के सरदारों को ये पैगाम भिजवा चुका हूँ कि वो अपनी फ़ौज के साथ बिला ताख़ीर रवाना हो जाएं। कुछ दिनों तक मदाइन में एक अजीमुशान लश्कर जमा हो चुका होगा और इसकी कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में होगी जिसकी फौजी काबिलियत, जुर्रत और शजाअत पर अहले फारस एतबार और फ़ख्र कर सकें। यहाँ इस इजलास में ईरान के तमाम आजमूदाकार जर्नील मौजूद हैं और मैं इस बात का फैसला इन पर छोड़ता हूँ कि इस अजीम जिम्मेदारी का अहल कौन होगा। फौज के सरदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर इनकी नजरें एक ऐसे कवि हैकल इंसान पर मरकूज होने लगीं जिसके चेहरे पर बुढ़ापे की संजीदगी और जवानी की तवानाई का इम्तजाज मौजूद था। इस जिम्मेदारी का अहल बहमन के अलावा कौन हो सकता है? एक सालार ने कहा और फिर वसी हाल के हर गोशे में बहमन की हमायत में आवाज़ें बुलंद होने लगीं। रुस्तम ने बहमन से कहा, बहमन, तुम्हारी काबिलियत और शानदार माजी मेरी निगाहों से पोशीदा ना था। अगर मैं अहले दरबार से मशवरा ना भी करता तो मेरी निगाहें तुम्हारे सिवा किसी और को तलाश ना करती। मैं ये अजीम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। बहमन जाज़ोया का असल नाम जुलहाजिब था। बहमन एक खिताब था जो सल्तनत फारस से इसे इसकी बहादुरी और जुर्रतमंदाना क़यादत के सिले में मिला था। रुस्तम ने बहमन से मुखातिब होकर कहा, मुसलमानों की नफरी 10,000 से भी कम है। तुम इससे 3 गुना बल्कि 4 गुना ज्यादा लश्कर लेकर जाओ। वो तुम्हें दरिया के किनारे मिलेंगे और उन्हें दरियाए फिरात में डुबो कर आना तुम्हारा काम है। जरतश्त की कसम, बहमन ने पुरज़म लहजे में कहा, अब मदाइन में मेरी फतह की खबर आएगी या मेरी मौत की। दूसरी तरफ कसकर के बाद बारे समा में फारसियों की शिकस्त मुसलमानों के लिए बहुत अहम थी। ये बहुत जरखेज और आबाद इलाके थे। बारे समा दौलत और ताकत वाले जागीरदारों और रईसों की बस्ती थी। इन वसीओ अरीज इलाकों के रईसों और जागीरदारों को ये यकीन हो चुका था कि इनके इलाके अब सल्तनत फारस से निकलकर हमेशा के लिए मुसलमानों के कब्जे में आ चुके हैं। ये लोग मुसलमानों के किरदार और इखलाक से इस कदर मुतासिर थे कि इन्होंने मुसलमानों को हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया।
ایک روز اس علاقے کے کچھ رئیس اسلامی لشکر کے سالاروں کے لیے نہایت مرغن اور پرتکلف کھانا لائے۔ یہ ان کی طرف سے عقیدت مندی کا اظہار تھا۔ حضرت ابو عبید نے اس شاہانہ کھانے کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ کھانا میرے سارے لشکر کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، ایک جاگیردار نے جواب دیا، یہ صرف سالاروں کے لیے ہے، سپاہیوں کو ایسا کھانا کون دیتا ہے؟ پھر یہ کھانا واپس لے جاؤ۔ حضرت ابو عبید نے کہا، ہمارے لشکروں میں سالار بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو سپاہی کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے سپاہی نہیں بلکہ اللہ کے سپاہی ہیں، اور اللہ کی نظر میں سالار اور سپاہی دونوں برابر ہیں۔ اگر تم پورے لشکر کو ایسا کھانا دے سکتے ہو تو لے آؤ، ورنہ یہ بھی لے جاؤ۔ ایرانی رئیسوں نے پورے لشکر کے لیے کھانا تیار کیا اور وہ تمام سالاروں نے مجاہدین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھایا۔ ایرانی رعایا اور سردار مسلمانوں کے اس کردار سے بہت متاثر ہوئے کہ ان میں اعلیٰ یا ادنیٰ کی کوئی تفریق نہیں۔ دوسری طرف مدائن میں مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم الشان لشکر جمع ہو رہا تھا جو بہمن جازویا کی قیادت میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ رستم نے اس بار اس لشکر کے ساتھ جنگی تربیت یافتہ ہاتھیوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف میدان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تک ایرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی مارکے میں ہاتھی استعمال نہیں کیے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایرانی ابھی تک اسلامی یلغار کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے اور ہاتھی صرف انتہائی اہم مارکوں میں ہی استعمال کیے جاتے تھے۔ مگر مردان شاہ، نرسی اور جالینوس جیسے سالاروں کی شکست کے بعد اب رستم نے اپنی پوری جنگی طاقت سے مسلمانوں کے خلاف آنے کا فیصلہ کیا۔ بہمن جازویا بڑی شان سے فوج لے کر مدائن سے نکلا۔ مدائن کی ساری آبادی باہر نکل آئی اور نعرے لگا کر فوج کو رخصت کر رہی تھی۔ ملکہ فارس پران دخت اور رستم بھی اپنے گھوڑوں پر سوار شہر کے دروازے کے باہر فوج کو الوداع کر رہے تھے۔ مدائن سے اس سے پہلے بھی فوجیں مختلف محاذوں کو جایا کرتی تھیں، مگر ایسی شان و شوکت سے پہلی بار کسی فوج کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ اس فوج کی تعداد 30,000 سے زائد تھی، جبکہ 300 جنگی ہاتھی بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ہر ہاتھی پر ہودے کسے ہوئے تھے جن میں تیر انداز اور نیزہ باز کھڑے تھے۔ ہاتھیوں کے دونوں پہلوؤں پر لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان زنجیروں کی وجہ سے ہاتھیوں کے پیٹ پر تلوار کا وار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان ہاتھیوں کو مکمل طور پر جنگی تربیت دی گئی تھی۔ جنگی تربیت کے علاوہ انہیں میدان جنگ میں شراب بھی پلائی جاتی، جس سے یہ مست رہتے تھے۔ چند دنوں بعد سلطنت فارس کا یہ عظیم لشکر دریائے فرات کے کنارے بابل کے قریب پہنچا، جہاں دریا کے دوسرے کنارے اسلامی لشکر موجود تھا۔ اسلامی لشکر سلطنت فارس کے اس عظیم لشکر کو دریا کے دوسرے کنارے سے دیکھ سکتا تھا۔ مسلمانوں اور فارسی لشکر کے درمیان اس عظیم اور فیصلہ کن مارکے کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔